हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत भूगोल का है। कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 1, जो कि है भूगोल एक विषय के रूप में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये एनसीईआरटी का है। अपने माध्यमिक स्तर पर भूगोल एक अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के घटक के रूप में किया है। मतलब आपने पढ़ा होगा कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल एक घटक था, घटक यानी एक कंपोनेंट था। जैसे कि भूगोल था, राजनीति विज्ञान शास्त्र था, इतिहास था, इसी तरह सामाजिक विज्ञान का एक घटक था भूगोल। उसमें आपने पढ़ा होगा कि विश्व के बारे में और उसके विभिन्न भाग के बारे में, कि विभिन्न भाग जो हैं उसमें भौगोलिक तथ्य क्या क्या हैं। भौगोलिक तथ्य उन तथ्यों को कहते हैं जिसे भौगोलिक यानी भूगोल, कि किसी स्थान का जो है विश्व में किसी स्थान का स्थिति क्या, कहाँ है वो कोई स्थान, और उसका आकार कैसा है। जैसे पृथ्वी का आकार पेनिनसुलर है, उसकी प्रकृति क्या है, गर्म है, ठंडा है, वहाँ की मौसम या जलवायु कैसी है, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, ये सब जो है भौगोलिक तथ्य के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे भूगोल का अध्ययन जो करेंगे एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे। मतलब बस भूगोल का ही अध्ययन करेंगे, उसके सिवा अन्य जो घटक थे उसका नहीं करेंगे। तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, उसका भौतिक वातावरण कैसा है, पर्यावरण कैसा है, और उसमें जो हम मानव जो क्रियाकलाप करते हैं उनके बीच में संबंध क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब इस जो आप कक्षा 11 में जो पढ़ने जा रहे हैं भूगोल, उसमें आप प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि प्रासंगिक का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। जैसे प्रासंगिक प्रश्न का मतलब, जैसे आप जा रहे हैं, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाते वक्त तो उसकी मम्मा क्या पूछेगी कि तुमने सारे बुक्स पैक कर लिए हैं। तो ये प्रासंगिक प्रश्न है। ऐसा तो नहीं पूछेगी ना कि क्या तुमने चॉकलेट खा लिया है, ऐसा नहीं पूछेगी। या स्कूल से वापस आएगा तो उसे क्या पूछा जाएगा कि स्कूल कैसा रहा। उस वक्त ये तो नहीं पूछा जाएगा ना कि तुमने कुछ अलग, उससे नहीं पूछा जाएगा, उसी से संबंधित पूछा जाएगा। तो मतलब उसकी माँ जो है बच्चों से उससे संबंधित प्रश्न कर रही है, तो यानी प्रासंगिक प्रश्न कर रही है। अगर आप खेल के आए हैं तो आपकी माँ प्रश्न करेगी कि क्या तुमने पैर हाथ धुल लिए। उस वक्त तो ये नहीं प्रश्न करेगी कि बैग पैक कर लो। तो ये अगर आपकी माँ प्रश्न कर रही है कि पैर हाथ धो लो जब आप खेल के आए हैं, तो वो हो गया प्रासंगिक प्रश्न। तो इसी प्रकार आप यहाँ इस विषय में कक्षा 11 की भूगोल के विषय में आप प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं इससे संबंधित। जैसे कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए। तो भूगोल में आप पढ़ रहे हैं तो भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसा प्रश्न, ये प्रासंगिक प्रश्न हुआ। हम धरातल पर रहते हैं, पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, और हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। अब यहाँ पे जो परिस्थान है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, हिंदी माध्यम में ना हमें कुछ कुछ वर्ड का अंतर ही समझ नहीं आता। यहाँ पे स्थान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया परिस्थान। तो स्थान और परिस्थान में अंतर होता है दोस्तों। तो स्थान का मतलब होता है एक साधारण सा जगह है। जैसे कि आप बोलेंगे कि ये मेरा घर एक स्थान है, एक स्थान पे बना हुआ है, तो आप सिंपल वो बोल देंगे। लेकिन यदि आप बोल रहे हैं कि आज बारिश हो रही है, तो घर का जो परिस्थान है, अब यहाँ पे स्थान नहीं बोलेंगे, परिस्थान बोलेंगे। घर का परिस्थान जो है वो आरामदायक है। मतलब आपने क्या किया, कुछ खास हो रहा है, आपके घर में कुछ खास हो रहा है। जैसे एक स्थान है जो कि है आपका पार्क है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो है एक पार्क, तो एक स्थान हो गया, लेकिन पार्क में कुछ गतिविधि हो रही है, कुछ खास है पार्क में, तो ये परिस्थान हो गया। ठीक है। इसी तरह मंदिर, एक खास वजह के लिए कोई विशिष्ट काम हो रहा है वहाँ पे, इसलिए मंदिर भी एक परिस्थान हो गया। ठीक है। तो हमारा जो जीवन है वो हमारे परिस्थान को अनेक रूपों में प्रभावित करती है। वही बोला गया है कि जैसे परिस्थान को किस प्रकार, परिस्थान का अर्थ समझ आ गया, तो हमारा जीवन परिस्थान को कैसे प्रभावित करती है। तो जैसे कि हम, कोई एक भूमि है, कोई एक स्थान है, ठीक है। यदि कोई स्थान है तो वो स्थान नहीं पता, वो बस स्थान है, परिस्थान नहीं है। तो अब अगर वो उपजाऊ है तो हम बोलेंगे उपजाऊ भूमि, तो वो हो गया परिस्थान। तो यदि कोई परिस्थान है, वहाँ पे हम यदि खेती करते हैं या तो इमारत बनाते हैं, तो हमने कुछ गतिविधि की, हमारा जीवन का कुछ गतिविधि उस परिस्थान को प्रभावित किया। हमने इमारतें बना दी, तो वहाँ की जो उपजाऊ भूमि थी वो बदल गई, उसका भूगोल बदल गया। वहाँ पे यदि हम कृषि करने लग गए तो कुछ हम लोग फर्टिलाइजर्स डाल देंगे, तो फिर वहाँ का जो है मिट्टी बदल गई, तो मतलब भूगोल बदल गया। तो हमने क्या किया कि हमारा जीवन का जो गतिविधि है उससे परे स्थान को हमने प्रभावित किया। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं।
अपना जीवन को निर्वाह करने के लिए जो हमारे आसपास का जो भी संसाधन है उस पर निर्भर करते हैं। यदि हम लोग देखिए पुराने समाज, बहुत आदिम समाज में अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह जैसे कि पशुओं, खाद्य पौधों पर आश्रित रहते थे। पशुओं को मार करके खाते थे, या तो उनके आपने पढ़ा होगा इतिहास में ये, और फिर या तो खाद्य पौधों जो कि नेचुरली उगा हुआ है, हम में उगाना नहीं आता था। समय बीतने के साथ क्या हुआ कि हमने तकनीकों का विकास किया, प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि है यथा मतलब जैसे भूमि, मिट्टी, जल का उपयोग करके अपना आहार का उत्पादन करने लग गए हम, मतलब फसल उगाने लग गए। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुसार समायोजित किया। देखिए यहाँ पे समायोजित का मतलब है कि हमने उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके अनुसार जो है हम अनुकूलित हो गए, या यूँ कहें कि हमने उस मौसम से समझौता कर लिया कि अब ऐसा मौसम है तो इसके अनुसार ही हमें जीना होगा, यानी उस मौसम में हम फिट हो गए। जैसे कि कहीं का वातावरण गर्म है तो हम गर्म में, अब हमें पता चल गया कि यहाँ का वातावरण गर्म है तो उसके अनुसार हमने अपने आप को फिट कर लिया, सूती वस्त्र पहनने लगे। कहीं का वातावरण जलवायु जो है वो ठंडा है तो हमने उसके अकॉर्डिंग ऊनी वस्त्र पहनने लगे, तो हमने उसके अनुरूप जो है क्या करें, अपने अपने आप को अनुकूल बना लिया, फिट हो गए उसमें। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन। परिष्करण का मतलब होता है कि जैसे कोई भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, तो हमने उसको क्या किया कि उसमें सुधार कर दिया, उसकी गुणवत्ता को अच्छा कर दिया। अब भूगोल के संदर्भ में यदि बात करें परिष्करण का मतलब, तो जैसे हम किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो निर्माण करने के क्रम में आप उसकी गुणवत्ता को भी सुधार करते रहते हैं कि इसकी गुणवत्ता जो है अच्छा रहे, खराब ना हो। तो आप क्या कर रहे हैं, परिष्कृत कर रहे हैं। जैसे आपने कोई लेख लिखा और फिर आप उसको दोबारा पढ़ते हैं कि कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं रह गई, तो आप उसको फिर गलती की गुंजाइश ना हो इसके लिए उसमें आप सुधार करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मैंने अपने लेख को परिष्कृत किया, मतलब सुधार किया। अब इसी तरह उसका परिष्करण करते हैं, शुद्ध करते हैं। शुद्ध करना भी जैसे संसाधन निकालते हैं, प्राकृतिक गैस निकालते हैं, तो उसका शुद्ध करते हैं हम लोग, परिष्करण करते हैं। सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में भिन्नता पाई जाती है। हमारा जो समाज का संगठन है वो अलग अलग तरह का है, इसीलिए जो हमारा जो सांस्कृतिक विकास है, जो भाषा, बोली, त्यौहार और अन्य रीति रिवाज है, उसमें भी भिन्नता पाई जाती है क्योंकि सामाजिक संगठन अलग अलग है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर भिन्नता पाए जाने वाले सभी तथ्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए कि आप एक भूगोल के छात्र हैं तो आपको धरातल पर क्या क्या भिन्नता है, क्या अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत ही आपको उत्सुक रहना चाहिए कि हाँ के क्या चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तन के समझने में रुचि रखते होंगे। जैसे कि समय के साथ पहले क्या चीज़ें हुआ करती थी, अब क्या चीज़ें हो रही हैं, समय के साथ क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ, तो इसमें आप रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता यानी कि अलग भिन्नता समझने में तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी भिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पे कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप ये समय के साथ, जैसे पहले कुछ और चीज़ें हुआ करती थी, हमारी संस्कृति में कई सारे बदलाव हो गए और अब कुछ और हुआ करते, जैसे हिमालय की ऊंचाई पहले कुछ और थी अब बदल गई है। हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जलवायु प्रभावित हुआ है, तो पहले उतनी गर्म नहीं थी जलवायु जितनी अभी हो गई है मानवीय प्रक्रियाओं के कारण, तो कुछ और। लेकिन ये जो है कैसे पता लगेगा, तो भूगोल हमें वही कारक की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है कि आप इसका कारण खोज पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों बदलाव हुआ। तो मानवीय प्रक्रियाओं के कारण, मानवीय क्रियाओं के कारण, अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन के कारण ऐसा हुआ। तो ये किस में हम लोग पढ़ रहे हैं, भूगोल में। साथ ही स्थान के साथ जो परिवर्तन हुआ, समय और स्थान, एक जगह से दूसरी जगह आप गए, आप वहाँ पे परिवर्तन देखते हैं। जैसे आप भारत से अन्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं और जगह जाएंगे तो वहाँ का भूगोल जो है वो अलग है, तो जो जलवायु है वो अलग है। तो ये हमें कैसे पता, कौन बताता है, तो भूगोल। क्यों जलवायु अलग है, इसके कारक की खोज करने की क्षमता हमें कहाँ से मिलती है, भूगोल से मिलती है। जैसे कि आप मानचित्र में परिवर्तित गोलक, मतलब जो ग्लोब में जो बदलाव हुआ है उसमें आप समझते हैं। धरातल की दृष्टि की कुशलता विकसित होती है, मतलब धरातल पे कहाँ पे समुद्र है, कहाँ पे भूमि है, कहाँ पे जो है घास के मैदान है, ये सब कहाँ विकसित, इस ज्ञान की कुशलता कहाँ विकसित होती है, तो हमें भूगोल में। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक तथा भौगोलिक सूचना तंत्र जैसे कि संगणक मानचित्र कला के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। जैसे कि हमें इन चीज़ों को जानना है, भूगोल को समझना है, तो हमें ये जो है GIS, इसकी मदद लेते हैं, कंप्यूटर कार्टोग्राफी की मदद लेते हैं, और इससे हम जो है और ज़्यादा ज्ञान और कुशलता को विकसित करते हैं। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है,
तो आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है, हमारा घर है, हमारा ही नहीं, अन्य छोटे बड़े जितने भी जीव हैं उन सभी का घर है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं कहीं मैदान है, एक जैसी नहीं है। इसमें भौतिक स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है, मतलब वही पर्वत पठार घाटियाँ ये हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। अब ये क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व क्या होते हैं? तो सामाजिक तत्व जो होते हैं वो रिश्तों या समूह को दर्शाते हैं, जबकि सांस्कृतिक तत्व जो होते हैं वो हमारी जीवन शैली को, हमारी मान्यता को, परंपराओं को दर्शाते हैं। जैसे कि सामाजिक तत्व में क्या क्या आएंगे, तो परिवार हो गया, समुदाय हो गया, संस्थान हो गया। संस्थान में शिक्षा संस्थान आ सकते हैं, स्वास्थ्य संस्थान आ सकते हैं, मानव कल्याणकारी संस्थान आ सकते हैं, कोई भी संस्थान आ सकते हैं, संविधान आ सकते हैं, कानून आ सकते हैं। जबकि सांस्कृतिक तत्व में हमारी जीवन शैली कैसी है, हम क्या भाषा बोलते हैं, हम क्या त्यौहार मनाते हैं, खान पान, कला, संगीत, रीति रिवाज आदि को सांस्कृतिक तत्व में रखते हैं। तो आप जानते हैं सामाजिक तत्व में जैसे हर एक जगह का परिवार जो है एक जैसा नहीं है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में परिवार जो है संयुक्त परिवार में पहले रहा करते थे, अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। लेकिन अब दूसरे जगह पश्चिमी देशों में एकल परिवार में रहते हैं। हर जगह की बात नहीं, लेकिन ऐसा जो है। समुदाय भी अलग होता है, कहीं लोग एक साथ मिलकर एक जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, तो कहीं कहीं जाति धर्म से परे होकर के एक संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। इसी तरह जैसे स्वीडन में जो है एक संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, मतलब एक भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ धर्म को मान्यता नहीं दी जाती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, यदि वो सारे एक भाषा बोल रहे हैं तो उनकी संस्कृति एक है, और ऐसे लोग जो हैं वो एक संस्कृति वाले लोग हैं, वो जाति धर्म से परे होता है। कहीं एक जाति के लोग एक जगह रहते हैं, तो ये भी क्या हो गया, इनका तत्व हो गया। यदि वो अब देखिए यहाँ पे जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में ये अलग अलग हैं। ये तो पता चल गया कि हम लोग दूसरी जगह जाते हैं तो सामाजिक तत्व बदल जाते हैं, अलग जगह का कानून, सामाजिक तत्व जैसे कि कानून अलग है, शिक्षा व्यवस्था अलग है, स्वास्थ्य व्यवस्था अलग है, और सांस्कृतिक तत्व जैसे कि जीवन शैली जीने का तरीका अलग है, भाषा अलग है, त्यौहार अलग है, खान पान का तरीका अलग है, सब अलग अलग है। जो जैसे कि सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित नगरों, सड़कों, रेलों, पतनों मतलब बंदरगाहों, बाजारों, मानव जनित अन्य तत्वों के रूप में विद्यमान है। सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ, तो ये सब बताया गया, इसकी इस वजह से विद्यमान है। उक्त भिन्नता में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंध को समझने का संकेत निहित है। मतलब हम लोग भौतिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षण के बीच क्या क्या कैसे संबंध स्थापित है, इसको समझ सकते हैं। भौतिक, अब देखिए भौतिक भूगोल क्या है, तो भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है, जो हमारा जैसे कि पृथ्वी है एक मंच की तरह है, जिस पर मानव समाजों ने, जो मानव का जो समाज है उसने क्या किया, अपने कुछ क्रियाकलाप किए, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी किया, यानी कि ड्रामा किया। और जो भी हम काम करते हैं, जैसे हम जी रहे हैं, उस पर खनन कर रहे हैं, या उद्योग बना रहे हैं, या कृषि कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो वो ड्रामा है। तो कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास, हम कुछ तकनीक विकास कर रहे हैं और प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। मतलब हम जो भी उपकरण हैं उसी से हम तकनीकी विकास कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, तो एक मंच पे। मंच कौन है, भौतिक पर्यावरण। अब आप जैसे कि आप स्कूल में होते हैं, स्कूल में या कहीं भी कुछ परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते हैं, लेक्चर देते हैं, तो भौतिक पर्यावरण वो स्टेज है, मतलब मंच है, और जहाँ पे आप जो हैं, मानव जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस पर गतिविधि कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक सृजनात्मक क्रियाकलाप कर रहे हैं। अब प्रश्न पूछेंगे भूगोल क्या है, तो अत्यंत सरल शब्दों में कहा जाए तो भूगोल जो है पृथ्वी का वर्णन है। तो सबसे पहले जो भूगोल का प्रयोग जो है एरेटोस्थेनिज एक ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने किया था। जो कि शब्द जो है ग्रीक भाषा, दो शब्द पृथ्वी यानी जियोग्राफोस, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब वर्णन से प्राप्त, इसलिए इसका अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन। दोनों को एक साथ रखने पर बनता है, मतलब जियोग्राफी, पृथ्वी का वर्णन, एक साथ रखने पर क्या बनता है, पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मतलब हमेशा मानव के आवास के रूप में देखा गया है, और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। मतलब भूगोल विद्वान लोग जो है भूगोल को कैसे परिभाषित करते हैं, तो वो कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो मानव के निवास है, मानव का निवास है, और इसी संदर्भ में वो पृथ्वी का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार ये मानव का निवास है। आप इन तथ्य से परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुआयामी होती है, मतलब सत्यता, मतलब सत्य जो होती है, वास्तविकता जो चीज़ है वो बहुआयामी होती है। अब देखिए यथार्थ मतलब आप कुछ देखते हैं, कुछ आप देख रहे हैं, तो वो सत्य है, तो वो दृश्य यथार्थ हो गई। आप कुछ अपनी भावनाओं में हंसी, दुख, पीड़ा फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो भावनात्मक यथार्थ हो गई। तो ये बहुत सारी बहुआयामी है, मतलब कई सारी यथार्था होती है, आर्थिक यथार्था होती हैं, सांस्कृतिक की यथार्था होती है, मतलब वास्तविकता। तो जिस प्रकार सत्य जो है वो बहुआयामी है, बहुत सारे सत्य मौजूद हैं हमारे इस पृथ्वी पे, उसी तरह पृथ्वी भी बहुआयामी है।
अब देखिए इसीलिए अनेक प्राकृतिक पृथ्वी बहुआयामी कैसे है, जैसे इस पे पर्वत है, पठार हैं, ये सारे अलग अलग हैं, इसको अलग अलग क्षेत्र में हम लोग करके अध्ययन करते हैं। जैसे कि इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि भौतिकी हो गया, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान, सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अनेक सहयोगी विषय जैसे कि ये सारा जो यहाँ पे देखिए नृविज्ञान है। नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी को कहते हैं, जिसमें कि मानव जाति, उनकी संस्कृति और मानव का व्यवहार क्या है, कैसे विकसित हुआ, कैसे विकास हुआ, उसका अध्ययन किया जाता है, इसे नृविज्ञान कहा जाता है। अब देखिए धरातल की वास्तविकता के विषय विभिन्न पक्षों का अध्ययन करेंगे कि इस धरातल जो है, पृथ्वी का जो सतह है, उसके वास्तविकता के संबंध में क्या क्या पक्ष हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों के विषय वस्तु और विधि तंत्र। अब देखिए विषय वस्तु और विधि तंत्र में भिन्न है भूगोल और अन्य विज्ञान। अब ये कैसे भिन्न है, जैसे विषय वस्तु की पहले बात करते हैं तो पृथ्वी भूगोल के विषय वस्तु के रूप में पृथ्वी का क्या अध्ययन करते हैं, तो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी पे क्या संसाधन है उसका अध्ययन करते हैं, फिर जीव और रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया भूगोल का विषय वस्तु। लेकिन यदि हम अन्य विज्ञानों की विषय वस्तु देखें तो उसमें जो है, माफ कीजिएगा, भूगोल की विषय वस्तु जो है वो क्या हो जाएगी, भूगोल की विषय वस्तु हो गया संसाधन और गतिविधि। ये सारा जो हम मानव ये गतिविधि पृथ्वी, इसका अध्ययन जो है वो भूगोल की विषय वस्तु है। लेकिन यदि हम विज्ञान की विषय वस्तु, अन्य विज्ञानों की विषय वस्तु का अध्ययन करें तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में, जीवों के बारे में पढ़ते हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये अलग है, विषय वस्तु अलग है। विधि तंत्र कैसे अलग है, जैसे कि भूगोल में हम लोग मानचित्रण का अध्ययन करते हैं, जैसे कि तकनीकी उपकरण का उपयोग करते हैं, जीआईएस का उपयोग करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग, इनका उपयोग करते हैं। जबकि विज्ञान के विधि तंत्र अलग हैं, जिसमें हम लोग लैब करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, परीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं, कुछ मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों की विषय वस्तु अलग है, परंतु इन सब में जो है वो समानता है। मतलब इन भूगोल का और अन्य विषयों में निकट संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। मतलब भूगोल जो है सभी प्राकृतिक और सामाजिक विषय जितने भी है उन सबसे सूचना प्राप्त करके अपने अंदर समाहित कर लेता है। मतलब एक जो है संश्लेषण करने का अर्थ है कि भूगोल में ये सारे विषय मिले हुए हैं, इंट्रीग्रेटेड फॉर्म में। हमें पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। तो ये भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता, कई में असमानता पाई जाती है। हम लोग देखते हैं कई जगह चीज़ें समान हैं, लेकिन कई जगह चीज़ें अलग भी हैं। इसीलिए भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन इसलिए तार्किक लगता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र हम जाते हैं तो भिन्नता दिखाई पड़ती है। इसीलिए इसका जो क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन हम लोग करना ज़्यादा ठीक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। इसलिए भूगोल जो होता है उन किन चीज़ों का अध्ययन करता है, उन चीज़ों का अध्ययन करता है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर अलग हो जाते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का। अब ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में ये चीज़ें हैं, दूसरे क्षेत्र में दूसरी चीज़ें हैं, तो ये अध्ययन कर लिया, अच्छा यहाँ पे घास के मैदान है और यहाँ पे पर्वत पठार है, यहाँ पे जलवायु उष्ण है और यहाँ पे शीतोष्ण है, ये अध्ययन कर लिया। लेकिन भूगोलवेत्ता इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि ऐसा क्यों है, यहाँ पे क्यों उष्ण है, यहाँ पे क्यों शीतोष्ण है, यहाँ क्यों मैदान है, यहाँ पे क्यों पर्वत है, क्यों पठार है, इसका भी अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक मिट्टी की, अब देखिए एक जगह जो फसलें उगाई जाती हैं वो दूसरी जगह अलग फसलें उगाई जाती हैं, तो भिन्न होता है। किंतु यह भिन्नता किस कारण है, उसके कारण क्या है, क्यों अलग है, फसलों का स्वरूप क्यों अलग है, तो मिट्टी की वजह की, जैसे काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी में कॉटन का जो होता है वो उसकी फसल उपजाई जाती है और वो दूसरी मिट्टी में नहीं उपजाई जाती, तो मिट्टी का स्वरूप कैसा है, वहाँ की जलवायु भी चाहिए, वहाँ बाज़ार की मांग है भी नहीं, या तो जैसे कि जिन क्षेत्र में वस्तुएं मिलती हैं वहाँ पे मांग नहीं है, तो इस चीज़ पे भी निर्भर करती है। किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता है ही नहीं, इन सब में भिन्नता से संबंधित होती है, तो इन सब का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में, मतलब इसका क्या कारण है, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके संबंध में होता है। एक भूगोल विद्या जो होता है वो तथ्यों की व्याख्या को कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है। मतलब ये है, मतलब कोई फैक्ट है, कोई तथ्य है कि हाँ ये चीज़ें हैं, यहाँ पे जलवायु ऐसी है और यहाँ पे जलवायु ठंडी है, यहाँ पे गर्म है, तो ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर इस तरह की जलवायु गर्म जलवायु है तो क्यों है, क्योंकि यदि उसका कारण है कि ये
मध्य रेखा के पास हैं तो इसलिए गर्म है। लेकिन फिर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, गर्म होने के कारण क्या क्या उसके परिणाम हैं, तो ये भी अध्ययन किया जाता है। अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। मतलब तथ्य से हमें पता चलता है कि इसके पहले क्या हुआ करती थी और भविष्य में क्या होने की संभावना है, ये भी पता चलता है। अब देखिए, भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं अपितु गत्यात्मक हैं। मतलब भौतिक और मानवीय, जैसे कहीं पर्वत पठार हैं या कोई मानव पहले जहाँ कोई कार्य करता था तो वो भौगोलिक तथ्य स्थैतिक है, मतलब ये स्थिर नहीं है अपितु बदलते रहते हैं। पहले जहाँ पे बहुत समय पहले कहा जाता है कि राजस्थान में जो है वो पहले वहाँ पे हरे हरे मैदान हुआ करते थे, हरे भरे मैदान, लेकिन अभी वहाँ पे क्या है, अभी वहाँ पे मरुस्थल है, तो अलग है ना, ये तो स्थैतिक नहीं है, बदल गए हैं, गत्यात्मक हैं। मानवीय प्रक्रिया कुछ अलग हुआ करती थी पहले, अब अलग हैं, तो ये भी गत्यात्मक है। वो सतत एवं परिवर्तन, मतलब लगातार वो हो रहे हैं लेकिन परिवर्तनशील है। अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच अबाध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतरित मतलब ये बदलता रहा है। क्यों बदलता रहा है? निरंतर सक्रिय मानव, पृथ्वी और मानव के बीच जो प्रक्रिया होते रहा उस वजह से ये बदलता रहा। आदि मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर था। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो बहुत पुराने मानव थे वो कुछ परिष्करण नहीं करते थे। परिष्करण का अर्थ मैंने बता दिया, परिष्करण नहीं करते थे, वो सीधे तौर पर निर्भर थे पर्यावरण पर। जैसे कोई जानवर है तो उनको मार कर खा लिया, कुछ पेड़ों पर फल लगे हैं तो उनको तोड़ कर खा लिया, इस तरह से। उसमें जैसे अभी पेड़ पर फल लगे हैं तो हम लोग उसका परिष्करण करते हैं, उसका कुछ बना देते हैं, जैसे मैंगो है तो मैंगो बाइट बना देते हैं, तो इस तरह से तो हमने उसका परिष्करण कर दिया, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। भूगोल इस प्रकार प्रकृति और मानव की समग्र, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले ऐसे सीधे तौर पर निर्भर थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति व मानव की समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मतलब मानव प्रकृति के बीच जो भी विक्रिया हो रही है उससे, जो भी प्रक्रिया हो रही है उससे संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है, मतलब निशान छोड़ देता है। जो भी कार्य करता है वो प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ा चला जाता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। किस प्रकार प्रभावित करती है? जैसे कहीं की जो प्रकृति है वो पठारी भाग होगी तो मानव का वहाँ पे रहना संभव नहीं है, उद्योग लगाना संभव नहीं है, तो इस प्रकार मानव को उसने प्रभावित किया। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखे जा सकती है। कहीं की प्रकृति, जैसे कि राजस्थान में गर्म है तो वहाँ पे देखते हैं आप, वहाँ का वस्त्र अलग है, व्यवसाय अलग है, आवास भी अलग होती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता कर लिया, यानी बोल सकते हैं समायोजन कर लिया, अनुकूलन कर लिया और अपरिवर्तन के माध्यम से किया है। मतलब उसमें कुछ बदलाव कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था कर चुका है। मतलब हम लोग अब प्रकृति पर सीधे तौर पर जो है पहले निर्भर हुआ करते थे, अब नहीं है, उसका कुछ हम परिष्करण कर चुके हैं। तकनीकी की खोज कर लिया हमने और अपने जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें अपरिवर्तन कर करके हमने क्या किया, संसाधनों का समुचित उपयोग करके अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज पर, मतलब अपने जो भी कार्य हम करते हैं उसके धरातल पर, क्षितिज पर हमने क्या परिवर्धन किया है, यानी कुछ कार्य में बदलाव किया है। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया। मतलब जो भी भौतिक पर्यावरण, जैसे कहीं पे हमें ऐसी वहाँ का जैसे कि मरुस्थल में ऐसा वातावरण है कि वहाँ पे पानी हम नहीं निकाल सकते, भूमिगत जल, लेकिन हमने इंदिरा गांधी नहर वहाँ पे बनाया और इससे क्या किया, हमने जो प्रकृति के द्वारा, जो प्रकृति ने हम पे जो बंधन कस दिया था हम पे, उसको हमने ढीला किया। मतलब उसको हमने जो है वो उससे आगे निकल गए। प्रकृति हमारे रास्ते में बाधा नहीं बन पाई, इसका अर्थ ये हुआ। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम करके श्रम क्षमता को बढ़ाया। मतलब जैसे हम पत्थर तोड़ते थे तो अब उस तकनीकी ने क्या किया, अब हम मशीनों से ये काम करते हैं, तो कठोरता को तो कम किया लेकिन श्रम क्षमता मतलब कि उसको कैपेसिटी को बढ़ा दिया। अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया। उसके उत्पादन के पैमाने एकदम श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई। मतलब उत्पादन का पैमाना बढ़ गया, एरिया बढ़ गया और जो श्रम की गति है वो भी, उसमें भी वृद्धि हुई। श्रम करने की ज़्यादा श्रम करने लगे लोग। भौतिक वातावरण एवं मानव की अन्योन्य क्रिया, मतलब एक दूसरे का जो भी क्रिया करते हैं। एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव ईश्वर के बीच वार्तालाप के माध्यम को व्यक्त किया गया है। जैसे कि एक मानव कहता है ईश्वर से, आपने मिट्टी का सृजन किया तो मैंने मिट्टी से कप बना दिया, आपने रात्रि का सृजन किया तो मैंने दीपक बना दिया। तो बताया जा रहा है कि कैसे मनुष्य ने जो है प्रकृति के द्वारा कसे बंधन को कैसे ढीला किया, कैसे प्रकृति उनके मार्ग में बाधा आ रही थी तो तकनीकी के माध्यम से उसने क्या किया, उस बाधे को दूर किया।
अपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थल का सृजन किया। तो मैंने फूलों की क्यारी एवं बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके मानव जो है अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। मतलब हमने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया, मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, तो उससे मैंने दीपक बना लिया। हमने दीपक बनाया तो एक क्रिएटिव हमने कुछ योगदान दिया है पृथ्वी पर। तो इस चीज़ का हम दावा करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके मानव जो है वो कुछ सृजनात्मक योगदान किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।